हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे टीजीटी और पीजीटी बेस के बायोलॉजी पर जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब जो जनन तंत्र होता है, जिसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी को कहने का मतलब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये जनन तंत्र होता क्या है। तो जनन तंत्र पढ़ने से पहले इसमें कुछ सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट हम पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल में कैसे होता है और फीमेल में कैसे होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें पार्ट क्या क्या होते हैं, इसमें क्या एजेज होती हैं, इसमें क्या प्यूबर्टी होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला अगर हम देखें तो जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है जनन। तो इसमें देखिए, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, कहने का मतलब अगर वो मनुष्य है तो मनुष्य जैसे संतान, ठीक है, काऊ है तो काऊ जैसे संतान, बफेलो तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन बने कि जनन किसे कहते हैं, तो जनन क्या होता है कि जनन में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं जो भी जीवधारी होते हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सजीव होते हैं, कहने का मतलब जो सजीव होते हैं अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कहने का मतलब जो उनका वंश चला आ रहा है पीछे से, वो आगे ऐसे बढ़ता रहे, चलता रहे, इसीलिए वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, तो अपने जात को, अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनिज, प्रत्येक जीवधारी क्या करते हैं, वो जनन करते हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, वो इट इज ऑफ टू टाइप, रिप्रोडक्शन ऑफ इट इज ऑफ टू टाइप। पहला क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहने का मतलब दो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी होता है, मेल एंड फीमेल का। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें हम किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कहने का मतलब खुद से जनन होता है। तो मानव एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, कहने का मतलब इंडिविजुअल है। जो ह्यूमंस होता है वो क्या होता है, एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। तो एक लिंगी प्राणी है ये, अर्थात इसमें नर व मादा पृथक शरीर में पाए जाते हैं। कहने का मतलब इसमें ये एक लिंगी प्राणी होता है मानव में, ठीक है। जो मेल होता है वो अलग होता है और जो फीमेल होता है वो अलग होता है। पृथक मतलब होता है डिफर, अलग अलग। ठीक है। अब देखिए, मानव में जो, जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो यहाँ पर जनन तंत्र होता है मेल और फीमेल, इसके अंदर की जो एज होती है, जो पवर्टी स्टार्ट हो जाती है, कितने एज से कितने एज तक स्टार्ट होती है। तो एक तो हमने बताया आपको नर, ठीक है, और दूसरा आपको बताया हमने मादा। तो नर लैंगिक विकास जो होता है, नर मतलब होता है मनुष्य, ये ध्यान रखेंगे। नर लैंगिक विकास जो होता है ये 15 साल से लेकर के 16 साल वर्ष की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है, 15 to 16 ईयर्स। ठीक है, तो इतने उम्र में ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आपको इसमें हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना, 20-20 सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं ऐसा लेक्चर आपको दूंगा और लेक्चर दे करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, और बाद में आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपको समझा भी दिया जा रहा है, साथ साथ लिखवा भी दिया जा रहा है, तो आप भी लिख भी सकते हैं ताकि आप बाद में भी पढ़ सकें। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है कि हमने बताया कि जो नर लैंगिक विकास होता है वो 15 साल से 16 वर्ष की उम्र में ये क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है। मादा में क्या होता है, मादा जो होता है, जो जिसको हम फीमेल बोलते हैं, इसमें 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये जो होता है प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए, जो फीमेल होता है, फीमेल एक मेल, ठीक है, एक फीमेल और एक मेल। इसमें फीमेल में अगर देखा जाए, जो महिला में लैंगिक परिपक्वता होती है,
इसमें सबसे पहला जो इसका जो पहचान होती है, संकेत जो होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं मासिक चक्र। ठीक है, इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम शॉर्ट में MC बोलते हैं, एम से मेंस्ट्रुअल और C से साइकिल जिसको मासिक चक्र बोलते हैं। तो जो फीमेल होता है इसमें जो लैंगिक परिपक्वता मतलब संकेत होता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है ये इसके लिए एलिजिबल है। तो इस तरीके से अगर इसके अंदर ये प्यूबर्टी स्टार्ट है तो उसकी शुरुआत मानी जाती है कि ये लैंगिक परिपक्वता इनके अंदर शुरू हो गई है। क्लियर। अब देखिए मासिक चक्र जो होता है इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। मासिक चक्र या जिसको हम बोलते हैं रज चक्र, इसकी शुरुआत को हम क्या बोलते हैं, मिनोर्क, क्या बोलते हैं, मिनोर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मिनोर्क बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं रजोदर्शन। तो रजोदर्शन अभी हमने बताया कि इसमें 12 से 13 वर्ष की उम्र में ये शुरू होता है और योम जोम रज चक्र होता है और इसकी समाप्ति जो होती है 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो करके ये कितने मीनो जो ये जो भी बताया मिनोर्क, ठीक है, मिनोर्क जो होता है जिसको हम मीनोपोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीनोपोज। तो रजोवृत्त ये 45 से 50 वर्ष की उम्र तक जाता है। तो कहने का मतलब फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो उनमें लैंगिक परिपक्वता होती है उसमें 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होकर के 45 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष में इनके अंदर है परिपक्वता होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और कितने ईयर तक जा सकती है। तो 45 से 50। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एक महिला होती है, जो एक कहने का मतलब एक फीमेल जो होती है, उनमें जो मिनोर्क जो होता है, मिनोर्क से मीनोपोज जो शुरुआत है 12 से 13 वर्ष से, और जो मीनोपोज है, ठीक है, के मध्य के मिडिल में अगर देखा जाए तो जनन के लिए सक्षम होते हैं। कहने का मतलब 12 से 13 वर्ष से और 45 से 50 इतने वर्ष के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप उसके लिए एलिजिबल माना जाता है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए इसमें हम एक पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और एक क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं। फिर हम मादा जनन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं। नर जनन तंत्र जो कहने का मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मनुष्य होता है उनके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं। तो नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉलोइंग टाइप्स। पहला जो होता है स्टूडेंट, इसमें मुख्यतः देखा जाए तो 5 भाग होते हैं मेल में। प्रमुख जनन ग्रंथियां इसमें होती हैं, ठीक है, मेल ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो। और जनन ग्रंथ के साथ साथ जननांग, जननांग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वृषण, वृषण आता है, वृषण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, ये 1 पेयर्स में होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब किसी भी अगर बंदे के अंदर वृषण एक भी कहने का मतलब किसी भी डिसऑर्डर की वजह से अगर वो उसको निकालना पड़ा तो कभी भी उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, शुक्राणु नहीं बनेगा और कभी भी वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसलिए हमको उसका भी मेंटेनेंस रखना चाहिए। तो वृषण जो होता है ये 1 पेयर्स होता है, कहने का मतलब 2 होते हैं, और इसी में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो कि मध्य भाग में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य भाग में, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो इसमें देखिए दूसरा क्या होता है, सहायक जननांग होते हैं जिसको हम बोलते हैं अधवृषण। अधवृषण क्या बोलते हैं, अधवृषण। एपिडाइमिस क्या बोलते हैं, एपिडाइमिस। शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसल्स क्या होती हैं कि जो आपका स्पर्म होता है उसको गति प्रोवाइड करने का काम करती है, आगे की तरफ उसको भेजने का काम आगे की तरफ उसको स्पर्म को भेजने का काम करती है, जिसके द्वारा शुगर प्लस एंजाइम्स जो होते हैं शुक्राशय में उसको प्रोड्यूस करने का आगे की तरफ भेजा जाता है ताकि वो इजीली जा सके। अब देखिए इसमें तीसरा है सहायक ग्रंथ में कौन कौन सी ग्रंथ होती है।
प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। आपको इसकी भी जो है यहाँ पर हार्मोन्स पता होना चाहिए कि मेल में क्या होता है। प्रोस्टेट ग्रंथ जो कि दो अखरोट की तरीके से होता है ये वृषण। तो दो अखरोट के आकार की ये जो होती है बाल्बो यूरेथ्रल, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बाल्बो यूरेथ्रल, या हम बोल सकते हैं काउपर ग्रंथ। तो ये जो ग्रंथ होती है हमारे वृषण में प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा ये नर जनन तंत्र के लिए, कहने का मतलब नर नहीं यहाँ पर, कहने का मतलब जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं आपके वृषण में, जिसके द्वारा स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जिसके द्वारा वो जनन ग्रंथियाँ प्रोड्यूस हो सकती हैं, बन सकती हैं। और यही दो ऐसे पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये बाल्बो यूरेथ्रल काउपर ग्रंथ, जिसके द्वारा ही उसी में इसका निर्माण होता है। और इसी के द्वारा ही वो आगे के अंदर हॉट स्प्रिंग एरिया सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, पाई जाती हैं, जिसके द्वारा जनन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पर शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, जिसको हम बैस डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैस डिफरेंस। इसका काम क्या होता है भाई? इसमें जो शुक्राणु होते हैं, जो आपके स्पर्म होते हैं, शुक्राणुओं को जनन मार्ग में लाने वाली नलिका होती है। जो शुक्राणु होते हैं, कहने का मतलब एक नली होती है। इसी बैस डिफरेंस के माध्यम से ही आपका जो स्पर्म होता है, जो आपका शुक्राणु होता है, वो आता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गए अंदर के भाग। अब देखिए इसमें बाह्य जननांग कौन कौन से होते हैं। बाह्य जननांग आपका क्या होता है? पेनिस होता है, सिसन जिसे बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखिए इनके कुछ अभी जो हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर नर जनन तंत्र के जो है भाग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इनके अलग अलग कार्य क्या होते हैं, जैसे कि इनका जनन ग्रंथ वृषण का कार्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर दूसरे का बाद अधवृषण का फंक्शन क्या होता है, जिसको एपिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है। अगला इसी पांचों कंडीशन को देखते हुए इनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो अलग अलग कार्यों को भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो वृषण होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेस्टिस। अब देखिए इसमें 2 वृषण होते हैं, अभी हमने बताया, जहाँ की स्पर्म बनता है आपका। ठीक है। और ये जो वृषण होता है, ये उदर गुहा के नीचे वृषण कोश में, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम से क्या होता है? बाहरी आवरण से ये क्या होता है? ढका होता है। तो इसी जो आपका वृषण होता है, स्क्रोटम से ही ये ढका होता है। अगला जो फंक्शन होता है कि जो वृषण कोश होता है, ठीक है, वृषण कोश इस क्षेत्र के तापमान को शरीर के तापमान से, कहने का मतलब जो स्क्रोटम होता है, जो वृषण होता है, वहाँ का जो हॉट स्प्रिंग एरिया है वृषण में, आपके शरीर के तापमान से, कहने का मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो कहने का मतलब आपका ऑटोमेटिक, कहने का मतलब जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरीके से जो शुक्राणुओं की वृद्धि व विकास के लिए हेल्पफुल होता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका फंक्शन हम देखते हैं, जो नेक्स्ट तीसरा है, अगला फंक्शन हम देखेंगे तीसरा जो है, प्रारंभ में जो वृषण होते हैं उदर गुहा के ऊपर ही होते हैं। जो आपको वृषण बताया गया है, जो टेस्टिस बताया गया अभी, ये आपके जो उदर गुहा होता है, कहने का मतलब सिर वक्ष और उदर जो होता है, ये इसके ऊपर ही होते हैं। लेकिन जो बाद में नीचे आते हैं, बाद में आफ्टर सम टाइम वो क्या होते हैं? नीचे आते हैं। लेकिन ऐसा आप देखेंगे कुछ बच्चों में जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, वो उदर गुहा के ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे नहीं आता है। तो आप कहते हो कि ऐसे बच्चे बाध्य हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोचिर्ड। क्या बोलते हैं? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपको। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोचिर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो आपका कहने का मतलब उदर गुहा में जो वृषण होता है, वो पहले ऊपर होता है, अगर नीचे नहीं आता है। ये रेयर केस में ही होता है, कुछ स्टूडेंटों में दिखाई देता है। क्या होता है कि इसमें कुछ स्टूडेंटों में ही ऐसा होता है जो कि दिखाई देता है, और बाद में अगर नीचे नहीं आता है, बाद में
नीचे नहीं आता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्रिप्टोचिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रिप्टोचिड, जिसको हम बोलते हैं नपुंसक। क्लियर। अब देखिए प्रत्येक वृषण में 250, कहने का मतलब 250 के लगभग कच्छ पाए जाते हैं। ये आपका जो टेस्टिस होता है इसमें 250 कच्छ होते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं, कच्छ होते हैं, जिन्हें हम वृषण पालियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण पालियाँ। तो उस 250 के लगभग जो कच्छ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम वृषण पालियाँ बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिकुलर लूप्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लूप्स। अब देखिए अगला है कि प्रत्येक वृषण पाल में, जो ये 250 पाल ही है आपके अंदर वृषण में, ये प्रत्येक पाल में 1 से लेकर के 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। 1 से लेकर के 3, एक में, एक खाने में, एक कच्छ में 1 से लेकर के 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और इसमें होता क्या है, जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, वो 1 से 3, नली जो होती है, जो कच्छ होते हैं, उसमें क्या होते हैं, आपके स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, बनते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट अगला जो टॉपिक यहाँ पर बन रहा है, जो अगला पॉइंट्स बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शुक्र जनन नलिका होती है, ये 2 प्रकार की इसमें क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। और सेल्स का नाम भी पता होना चाहिए आपको। क्या है उस सेल्स का नाम, जर्म कोशिकाएं बोलते हैं, या हम बोलते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। इसमें क्या होता है कि जब मेल और फीमेल, ऐसे मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, जब तक मेल और फीमेल आपस में फ्यूज ना हुआ हो, उसको हैप्लॉइड में होते हैं। कहने का मतलब ये नंबर आप क्रोमोसोम में होते हैं। और जैसे ही मेल और फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं, ये बनाते हैं 2n नंबर आप जायगोट। और जैसे ही ये 2n नंबर जारसूती विभाजन करेंगे तो इसमें से 4 हैप्लॉइड, ये नंबर आप हैप्लॉइड, यहाँ पर क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जहाँ से न्यू ऑर्गेनिज बनते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है, जर्म कोशिकाओं का, कि ये जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, जहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण यही जर्म कोशिकाएं ही करती हैं। अगला कौन सी कोशिका पाई जाती है इसमें, जो आपका वृषण होता है, सरटोली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, सरटोली कोशिकाएं। इसका काम क्या होता है कि जो आपका स्पर्म बना है, जो आपका शुक्राणु बना है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पोषण होता है, वो यही जर्म सरटोली कोशिकाएं ही प्रोवाइड करती हैं। ये यही ही पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, इसमें पाई जाने वाली कुछ लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिका बोल सकते हैं या अंतराली कोशिका बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों ये सेम है, आप अलग अलग नाम से याद रख सकते हैं। पूछा जाता है तो दिमाग में दोनों रखना है आपको। ठीक है। लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं, ये पुरुष जनन हार्मोन, पुरुष जनन हार्मोन्स जो होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्यों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है। तो पुरुष जनन हार्मोन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पुंजन एंड्रोजन, इसको भी आप बोल सकते हैं पुंजन एंड्रोजन को, या आप बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोल सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पादन करती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए पुंजन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके द्वारा ही क्या होता है, नर में, नर जनन तंत्र में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्षमता, हॉट स्प्रिंग एरिया जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, इन सारी चीज़ों हार्मोन से ही उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा ही न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो नर में पहला फंक्शन होता है टेस्टिस का, वो कौन कौन सा फंक्शन होता है टेस्टिस में, हमने देख लिया। अब जब हम अगला फंक्शन पढ़ेंगे तो हम वृषण के बारे में बात करेंगे। इसमें अभी 4 फंक्शन और हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे से क्वेश्चन हैं जो कि आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, इसलिए आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवे आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।